चलिए लेट्स कम टू दी सिंटेक्स ऑफ। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है शायद। हो गया, थैंक यू। आपको याद दिलाने के लिए धन्यवाद। सिंटेक्स ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। इट्स माय प्लेजर। ओके, देखिए ये सब भी एक गंदा आदत है, ये बिहारी वाला में गंदा आदत है। बताओ हम कर रहे हैं कटाक्ष, ये क्या जरूरी है? इट्स माय प्लेजर। सी इज डूइंग वेल, ठीक है, तो वेल है तो वेल है। हाँ थोड़ा स्माइल कर लीजिए, कूल हो जाइए, ठीक है। तो ये कटाक्ष मारेंगे, है ना। मतलब तीर निशाने पे लग गया, लग रहा है गलती से लग गया होगा, ऐसे वो मार थोड़ी सकता है, ठीक है। हमसे बड़ा निशानाबाज कौन होगा? ये है कटाक्ष, ठीक है सबको। चलिए लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑफ द सिंटेक्स, ठीक है। इसमें हर लाइन समझने वाला चीज है। पहला नंबर जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हेडर फाइल। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल, या लाइब्रेरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? हेडर फाइल या लाइब्रेरी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो सब आगे हम आपको डील करते हैं। ये समझ गए, प्रोग्राम लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहला नंबर में क्या होगा? यानी कोई भी प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं तो पहला नंबर में हमको क्या लिखना चाहिए? हेडर फाइल, ठीक है। जो भी हम हेडर फाइल लिखेंगे ना, उसमें पहले से एक्सटेंशन एक ठो लगा होगा, उसका नाम है क्या? डॉट एच, ठीक है। अभी ऐसे ही दिमाग में भरने के लिए लिख दिए। ये जो फाइल होगा इसका एक्सटेंशन क्या होगा? ठीक, तो सबसे पहला नंबर प्रोग्रामिंग में क्या जाएगा? हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल। आवाज आ रही होगी ऑनलाइन? यस सर। ओके, दूसरा नंबर, अगर कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ठीक है, ग्लोबल। अब आपको अगर कष्ट होगा, हालांकि लोकल और ग्लोबल पे हम लोग बात क्यू बेसिक में भी किए होंगे। ग्लोबल डिक्लेरेशन, इफ एनी, इफ एनी, अगर कोई ग्लोबल कुछ करना है, ठीक है, तो वो किस नंबर पे देंगे? 2 नंबर पे। हम मतलब सबका बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर मेन, तो अगर हम टर्बो यूज करते हैं ना, तो मेन के पहले लिखते हैं क्या? वॉइड। और अगर डेव वगैरह यूज करते हैं तो इंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम टर्बो को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। बाद में डेव में भी कभी कभी बता देंगे आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉइड क्या? मेन, ठीक है। और चौथे नंबर में हो जाएगा ओपनिंग ब्रेसेस, क्योंकि हर फंक्शन ब्लॉक होता है, ठीक है। और 5वें नंबर में हो जाएगा आपका सारा स्टेटमेंट्स जो आप करना चाहते हैं।
और छठे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर प्रोग्राम में एक फंक्शन हम लोग यूज करेंगे अंत में, उसको बोलते हैं गेट ch। अभी इसकी जरूरत पड़ती है, पहले नहीं पड़ती थी। उसका कारण है क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो हम सी यूज करते हैं वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसके लिए, और आज हम यूज करते हैं विंडो। तो पहले तो डॉस प्राइमरी था, लेकिन अब क्या किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो को प्राइमरी बना दिया है और डॉस उसका बेस होते हुए भी उसको सेकेंडरी बना दिया हुआ है। ठीक है, पहले डॉस था प्राइमरी, विंडोज उस पे जीयूआई बना। ठीक है, बेस कोई भी पूछता था तो क्या बोलते थे, डॉस। आज भी है, अगर टेक्निकली समझे तो आज भी रूट कौन है विंडो का, डॉस। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी रोल अब दे दिया, विंडो को फुल फ्लेज कर रहा है कि विंडो मतलब विंडो, आप ये मत समझिए डॉस। ठीक है, तो कर क्या रहा है कि डॉस इन्वायरमेंट देता तो जरूर है, आपके प्रोग्राम को डॉस इन्वायरमेंट में रन भी तो करा देता है, क्योंकि सीएमडी करते हैं तो डॉस खुलता है ना, लेकिन रन कराने के बाद फिर से बैक कर लेता है विंडो मोड में। किस मोड में, तो वो जो हम सी यूज करेंगे वो रन कर, चूंकि है तो डॉस का, तो वो डॉस के अनुसार रन करा रहा है। ठीक है, आउटपुट भी डॉस समझ के दे रहा है, लेकिन विंडो क्या कह रहा है कि ये वो डॉस नहीं है, ये मेरा डॉस है, तो मैं फिर से बैक कर दूंगा तुमको किस इन्वायरमेंट में, जीयूआई। ठीक है, तो इससे होगा क्या, एरर तो नहीं आएगा, लेकिन कब डॉस ओपन हुआ, कब आउटपुट जनरेट हुआ और कब वो डॉस का विंडो हट गया, हमको पता ही नहीं चलेगा। तो बार बार देखने के लिए अल्ट F5 प्रेस करते रहना होगा। तो सर रन भी कराएं, अल्ट F5 भी करें। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब वो डॉस में आउटपुट देने जाए तो वहां पॉज कर जाए, तब तक जब तक कि कोई एक्टिविटीज हम ना करें या कोई की प्रेस हम ना करें। मैं जो समझा रहा हूं सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए हर प्रोग्राम के अंत में हम गेट ch लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गेट ch। हालांकि अगर आप विंडो में काम कर रहे हैं और विंडो के आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई विंडो वाला आप वेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोड ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब इस गेट ch की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन अगर हम टर्बो में काम कर रहे हैं तो हर प्रोग्राम के अंत में क्या लगाना चाहिए, गेट ch। अब है कि विंडो में जब काम करेंगे आवश्यकता नहीं है, मान लेते हैं कि हम इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और छूट जा रहा है, तो क्या गलत कर देगा, कहता है नहीं, गलत नहीं करेगा। ठीक है, झूठ मूठ का एक एक्स्ट्रा पॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली आपको रोक के निकाल रहा है, रोक के क्या कर रहा है, निकाल रहा है, वो खुद विंडो वाला खुद कर रहा है। अब आप गेट ch लगाइएगा तो एक और एडिशनल पॉज दे दीजिएगा, यानी निकलने के लिए एक बार इंटर करके निकलने के बजाय क्या करना होगा, 2 बार इंटर करके निकलना होगा, क्योंकि गेट ch का काम होता है टू इनपुट अ कैरेक्टर। क्या होता है, ठीक है, तो मतलब कि पॉज इसलिए बोले हैं कि वो रुका रहेगा कि जब तक कोई आप एक कैरेक्टर दीजिएगा नहीं, हम आपको हटने नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद तो क्लोजिंग ब्रेसेज मिल जाएगा ना। ठीक है, तो गेट ch कहेगा कोई एक कैरेक्टर दीजिए, तो किसी भी की को दबा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टर उसको मिल जाएगा। ठीक है, गेट ch का काम कंप्लीट हो जाएगा, वो क्लोजिंग ब्रेसेज के पास जाएगा, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। अब विंडो चला जाए रहे, हमको उससे कोई फर्क, हमारा काम हो चुका है। समझ में आ रही बात। तो क्या समझे कि अभी प्रोग्राम के हर एक प्रोग्राम के अंत में अगर हम टर्बो पे काम कर रहे हैं तो हर एक प्रोग्राम के अंत में गेट ch लगाएंगे, लेकिन किसी दूसरे विंडो आईडी पे काम कर रहे हैं सी का, तो इस गेट ch की कोई जरूरत नहीं। हम लोग अभी टर्बो स्टैंडर्ड पे लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक बहुत लोगों ने इंस्टॉल कर भी लिया होगा। अरे कोई वाला रन करना चाहिए, रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है,
है। जैसे हम बताए थे, हम ओपन करके उस दिन, ठीक है, कि आएगा, उसके बाद ओपन लिखना, अब उस पर क्लिक करना है तो ब्लू वाला स्क्रीन आ जाता है, ठीक है। तो ब्लू वाला स्क्रीन तक आ रहा है ना। अब ब्लू वाला स्क्रीन जब तक हम बंद नहीं करेंगे, बंद नहीं होना चाहिए। अगर अपने से बंद हो रहा है तब तो कुछ गड़बड़ बात है, ठीक है। ये आपका बेसिक सिंटेक्स है, ठीक। ठीक, ई गेट सी समझ में आ रहा है ना, इसे थोड़ा घुमा देता है। क्लियर। यहाँ पे गेट सी हम किस पर्पस के लिए लगा रहे हैं? पॉज, पॉज फॉर डॉस विंडो। किस विंडो को रोकने के लिए? रुके रहो और आउटपुट दिखाते रहो, वही तो देखना है, ठीक है। ओके, ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। अब वन बाय वन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्यू बेसिक में भी बताए थे कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उस बनाने के लिए पहले से कुछ प्री डिफाइंड टर्म्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो कमांड के रूप में हो सकते हैं, फंक्शन के रूप में हो सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में हो सकते हैं। वो कौन देता है हमें? वो लैंग्वेज देता है, वो लैंग्वेज देता है। अगर नहीं देता है तो इसका मतलब कि फिर हम तो 0-1 में आ गए, फिर तो सब कुछ हमको 0-1 में सोच के काम करना है। तो कहता है कि नहीं, आपके बेसिक कामों को करने के लिए प्रोग्रामिंग में बेसिक काम क्या होता है? रेलवे का सॉफ्टवेयर डेवलप करना बेसिक काम नहीं, इनपुट कराना बेसिक काम है, आउटपुट देना बेसिक काम है, स्टोरेज करना बेसिक काम है, कंट्रोलिंग करना बेसिक काम है, लूप चलाना बेसिक काम है, ठीक है। तो इन सारे कामों को करने, ये सब जगह जरूरत होगी। आप रेलवे बनाओ, आप बैंक का सॉफ्टवेयर बनाओ, सब जगह चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है कि इन बेसिक कार्यों जो हर प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकता है, से रिलेटेड कुछ फीचर्स जो है वो हम बना बनाया आपको देंगे। बना मतलब रेडी मेड, रेडी मेड, ठीक है। तो क्यू बेसिक में कमांड मिलता था, स्टेटमेंट जैसे इनपुट प्रिंट किए थे ना। सी कहता है कि हम भी कमांड ही देंगे लेकिन हम तो फंक्शनल है ना, क्योंकि जो प्रोग्राम अपने आप में फंक्शन है तो उसके अंदर जो कमांड यूज करेंगे वो भी अपने आप में किस नेचर का होना चाहिए? फंक्शन। को रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप क्यू बेसिक पढ़ के आए हैं, उससे जोड़ जोड़ के बता रहे हैं। उसमें आप इनपुट यूज, वो भी एक फंक्शन ही है, लेकिन हम इनपुट वहां पे कमांड बोले थे, दिस कमांड इज यूज फॉर प्रिंट, दिस कमांड इज यूज फॉर, क्योंकि every QBasic program is not directly associated with the function or procedure. बिना फंक्शन और प्रोसीजर के भी प्रोग्राम बन सकता है। किसमें? हमने बनाया, कई बनाया था ना, लेकिन सी कहता है ऐसा नहीं होता है मेरे में। एवरी सी प्रोग्राम इज अ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड मेन फंक्शन। तो इसका मतलब कि आपका मेन ओरिएंटेशन तो फंक्शन है। तो कुछ भी काम करने के लिए प्री डिफाइंड भी कुछ बना के पहले से रखे होंगे तो किस नेचर में रखे होंगे? फंक्शन के नेचर में रखे होंगे, जो किससे रिलेटेड हो सकता है? इनपुट से, आउटपुट से, स्ट्रिंग से, कैरेक्टर से, मैथमेटिकल वर्क से, ठीक है, लूप से, कुछ से भी होगा, ठीक है। तो आप बताइएगा तब ना हम उस पर काम करेंगे। तो कहता है बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए तो सी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि वो जो चीज जो प्री डिफाइंड है, जो सी हमको दे रहा है, जिनके इस्तेमाल से हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे, कहाँ है सी? कहाँ रखा है? तो वही कह रहा है कि सी उसको रखता है हेडर फाइल। किसमें? हेडर फाइल में, जिसे लाइब्रेरी भी कहते हैं। हेडर फाइल और लाइब्रेरी इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस, ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। यदि सी प्रोग्राम में 0-1 के फॉर्म में कोडिंग करें क्या रन करेगा? 0-1 के फॉर्म में नहीं करेगा, चाहे एक जाके कुछ 0-1-1-1 कुछ लिख देंगे, नहीं फॉलो करेगा ना,
डायरेक्ट करिएगा तो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में कुछ और व्यवस्था और लगा के अगर हम डायरेक्ट उसको वो कोड ट्रांसफर करें कि बाइनरी है ये और तुम इसे डेसिमल में समझो तो करेगा, तो करेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जाके हम लिख देंगे 10, सी का खोले लिखे 10 कहे रन करो तो हमको दे देगा 2, ऐसा नहीं होगा। सॉरी 10, 10 नहीं, 10 का मतलब बाइनरी के 10 का मतलब क्या होता है डेसिमल में 2। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो आपको नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जो इसकी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं में अगर बाइनरी को शामिल करके काम करने की कोशिश कीजिए तो वो होगा। तब तो उसमें ऑक्टल से भी होगा, हेक्सा से भी होगा, क्योंकि हर लैंग्वेज चारों नंबर सिस्टम को समझता है, सी भी समझता है। एवरीबॉडी क्लियर? हेडर फाइल में समझ में आ गया, ठीक है। तो हेडर फाइल कहता है कि आपको प्रोग्राम में ऊपर में हेडर फाइल इसलिए लिखना जरूरी है कि जिसको लिख रहे हैं उसी में का प्रिमिटिव आप यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका सी है मेन में देखेगा कि ये फंक्शन यूज हो रहा है, उसको जाके कहाँ खोजेगा? हेडर फाइल में, क्योंकि उसका वर्क कहाँ मिलेगा उसको? हेडर फाइल में, तब ना उसका काम होगा, तो आउटपुट होगा, इनपुट होगा, क्योंकि उसका काम कहाँ डिफाइंड है। जो भी हम इनपुट लिखे क्यू बेसिक में, इनपुट का काम कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा। तो जब भी आप प्रोग्राम रन कराते हैं इनपुट मिलता होगा, वो जाता होगा वहां पे जहां पे इनपुट का काम डिफाइन है। वैसे ही हम यहाँ पे जो भी मेन में यूज करेंगे वो फंक्शन होगा, और हर एक फंक्शन का कोई ना कोई वर्क होगा, और वर्क कहाँ डिफाइन होगा? हेडर फाइल में, तो जाएगा हेडर फाइल में, ठीक है। इसलिए हेडर फाइल लिखते हैं। क्लियर? अब है कि क्या ये हेडर फाइल एक ही होता है? ठीक है। तो क्या हर एक फंक्शन का नेचर एक ही जैसा होता है? नहीं, फंक्शन सर कई कामों के लिए हो सकता है। कुछ फंक्शन मैथ का काम कर रहा है, कुछ फंक्शन स्ट्रिंग का काम कर रहा है, ठीक है। कुछ फंक्शन मेमोरी से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है। तो कहता है कि चूंकि फंक्शन के वर्क अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो उन अलग अलग वर्क को कैटेगराइज करने के लिए हेडर फाइल भी क्या हो सकते हैं? अलग। एवरीबॉडी कंप्यूटर सब पढ़ने आए हैं, पर कोई कुछ बीसीए में है, कुछ बीएससी में है, ठीक है, कुछ एमसीए में पढ़ रहा है, तो सबको एक में कैसे रख देंगे? कैटेगराइज तो करना होगा। तो बीसीए का हेडर फाइल बीसीए नाम से होगा, बीएससी का हेडर फाइल बीएससी इस नाम से होगा नॉर्मली। वैसे हम कुछ भी रख सकते हैं। तो वैसे ही कहता है कि जो फंक्शन हम यूज करेंगे, कुछ फंक्शन इनपुट से होगा, कुछ फंक्शन आउटपुट से होगा, कुछ फंक्शन मेमोरी से होगा, कुछ फंक्शन मैथमेटिक्स से होगा, या स्क्वायर रूट निकालना है, पावर निकालना है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ। कुछ फंक्शन मेमोरी से रिलेटेड होगा, मेमोरी हमको रिजर्व करना है, रन टाइम पे करना है। तो सब एक ही हेडर फाइल में कैसे होगा? सब नहीं होगा। हर एक का फंक्शनलिटी अलग अलग है, हर एक के कैटेगरीज अलग अलग है, उन्हीं के आधार पे हेडर फाइल भी अलग अलग कैटेगरीज के डाल दिए गए, ठीक है। तो आपको कुछ आगे हेडर फाइल मिलेंगे जैसे stdio, स्टैंडर्ड इनपुट। इसमें जो भी फंक्शन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का क्या मतलब? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब है इनपुट किए कीबोर्ड से, आउटपुट हुआ मॉनिटर में, ठीक है, उससे रिलेटेड फंक्शन। एक होता है कोन्यू, कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल मतलब है स्क्रीन, इनपुट किए स्क्रीन से, आउटपुट भी आया, यानी जो इसके स्क्रीन के लिए बना हुआ, उसका कीबोर्ड से कोई मतलब, क्योंकि वो स्टेडियो में नहीं है, वो कोनियो में है। स्टेडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट। और कंसोल का मतलब स्क्रीन, ठीक है। जो आप टच यूज करते हैं वो कंसोल इनपुट आउटपुट है, ठीक है। जो आप टच यूज करते हैं क्या है? कंसोल बेस्ड है। क्लियर?
उसी तरीके से मैथमेटिकल से रिलेटेड कोई फंक्शन है तो उसके लिए हेडर फाइल मिलेगा math.h। क्या मिलेगा? math.h। ठीक है, अब जितना समझाना है समझा दे रहे हैं आपको, लिखने का काम हम लोग कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ा भारी बात नहीं। उसी तरह से कुछ मेमोरी से रिलेटेड होगा फंक्शन, उसको भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्रोग्राम में, तो उसके लिए एक हेडर फाइल बनाया गया है malloc.h, मेमोरी के लिए। ठीक है, मान लीजिए हम स्ट्रिंग पे काम करेंगे कुछ, तो उसके लिए भी अलग से स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि वो एक अलग हेडर फाइल उसका है, उसका नाम है string.h। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? आपके दिमाग में पल्ले पड़ रही है? सब फंक्शन है लेकिन सबका काम अलग अलग चीजों के लिए है, इसलिए उनसे रिलेटेड हेडर फाइल भी क्या है? अलग अलग है, जिनका जब इस्तेमाल करेंगे हाँ वो सब बताएंगे। malloc मेमोरी एलोकेशन के लिए है। ठीक है, और malloc.h जो है वो उसका हेडर फाइल है। अगर हम malloc फंक्शन यूज करेंगे तो मुझे malloc.h लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसी तरीके से कैरेक्टर बेस्ड कुछ ऑपरेशन हो रहा है, एक कैरेक्टर को लोअर केस अपर केस कुछ करना, तो उसके लिए ctype.h है। क्या है? ctype.h। ओके, यानी फंक्शन के नेचर के अनुसार हेडर फाइल अलग अलग बनाए गए हैं और उनमें वो सारे फंक्शंस क्या कर दिए गए हैं? स्टोर कर दिए गए हैं। जिन फंक्शन को आप यूज करेंगे कोरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल आपको लिखना पड़ेगा। आप 10 अलग अलग तरह के फंक्शंस यूज कर रहे हैं जो 10 अलग अलग तरह के हेडर फाइल में डिफाइन है, तो 10 हेडर फाइल को पोजीशन नंबर 1 पे लिखना होगा, नो मैटर कि कौन किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लास नहीं बोल सकते। ठीक है, वो उसका कंसेप्ट है। ओके, क्लियर यहां तक? कोई डाउट? ठीक, नंबर सेकंड, लॉस ऑफ गया तो क्लास नहीं है, तो 5-10 मिनट और इसको कम से कम समझा दे और लिखने का काम हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर वाह वेरी गुड। चलिए लेट्स कम टू द ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ग्लोबल we can declare the things in two manner. We can declare the things in C programming in two manners. एक लोकल मैनर और एक ग्लोबल मैनर। मैंने शायद कई बार बोला होगा, हो सकता है आपके दिमाग में हो सकता ना भी हो। अब लोकल मैनर का मतलब ये हुआ कि ये चेयर इस क्लासरूम में टीचर के बैठने के लिए है, तो ये लोकल है कि ग्लोबल है? लोकल है। क्यों है? He is absolutely right. कोई भी टीचर आके बैठ सकते हैं। नहीं, कोई भी आके बैठ, कोई भी टीचर आके बैठ सकते हैं, पर इसी क्लास में न रहेगा। दूसरे क्लास का टीचर जो दूसरे क्लास में जा रहा है वो इस चेयर पे थोड़ी बैठ रहा है। समझ में आ रही बात? यानी जो एक्टिविटी इस रूम के अंदर हो रही है, ठीक है, वो इस चेयर का इस्तेमाल करेगा, दूसरा कोई इसका चेयर का इस्तेमाल नहीं करेगा। एवरीबॉडी ठीक है? लेकिन इस चेयर को अगर मैं कॉरिडोर में रख दूं, वहां बाहर जाके जो केबिन कॉरिडोर एरिया है वहां पे जाके एक रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल। तो मतलब क्या कह रहे हैं, क्या हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं, लेकिन अब वो सर यहां भी इस्तेमाल हो सकता है, उनको जरूरत है अकाउंट सेक्शन में, वहां भी हो सकता है कि कैंटीन में जरूरत है, वहां भी हो सकता है, एविएशन में जरूरत है, वहां भी हो सकता है, जिसकी जरूरत है वो ले जा सकता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, ठीक है।
तो जिन भी चीजों को बनाएंगे, चाहे हम डेटा को बनाएं या फंक्शन को बनाएं, ठीक है, उसका इस्तेमाल हमें लोकल बेस में भी करना होगा, उसका इस्तेमाल हमें ग्लोबल, ठीक है। अगर किसी डेटा को हम मेन के अंदर डाल दे तो लोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकल। मैंने मेन कहेगा कि मेरे ही अंदर है, मेरे ही अंदर इस्तेमाल होगा, मैं जब इंड तो सब इंड। अगर मेरे अलावा कोई और 10-20 आदमी है तो वो मेरे अंदर में डिक्लेयर किए गए चीजों को वो नहीं जान रहा है, उसको नहीं पता है, क्योंकि ये लोकल है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यानी मेन कह रहा है कि अगर कुछ आप यहां पे कर देते हैं तो हम उसको क्या मानेंगे? लोकल। ठीक है, और लोकल का मतलब है कि मेरे ही में रहेगा। अगर मेरे अलावा 10-20 और फंक्शन है, वो सब इसको नहीं जानता है, वो सब इसको यूज भी नहीं कर सकता है। पॉइंट क्लियर? लेकिन जो ग्लोबल है ना, मेन भी उसको इस्तेमाल करेगा, और मेन के अलावा अगर 10-20 फंक्शन और हो मेरा, तो वो भी उसको यूज करेगा। ठीक है, अब सारी व्यवस्थाएं सिर्फ लोकल बना के की जा सके, पॉसिबल नहीं है। सारी व्यवस्थाएं ग्लोबल बना के कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें जैसी जहां जो रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पे हम डाटा या फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे। अगर हमें लगता है कि इसे लोकल रखने में फायदा है तो लोकल रखेंगे, हमें लगता है कि इसे ग्लोबल बनाने में फायदा है तो हम उसे क्या बनाएंगे? क्योंकि कंसेप्ट तो मैंने दोनों बता दिया एवरीबॉडी। ठीक है, तो कुछ भी अगर ग्लोबली करना है जो सबको मिल जाए तो उसको सेकंड वाले पोजीशन पे रखना होगा। अगर नहीं है ग्लोबल, ऐसा लगता है कि ना ना अभी कुछ भी ग्लोबल नहीं है, तो वो लाइन एरिया क्या हो जाएगा? एम्प्टी, वहां कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? इफ एनी। अगर कुछ है तो भी लिखिए, ना है तो छोड़ दीजिए। नहीं, अब एक ही प्रोग्राम बना रहे, एक ही मेन है, रन भी मेन ही करेगा, मेन के पहले कुछ नहीं है, मेन के बाद कुछ नहीं है, तो डाटा को ग्लोबल बनाए या लोकल बनाए कोई फर्क पड़ता है? नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यही क्लासरूम है, यही एक क्लास चलने वाला है, तो इस चेयर को यहां रख दे, वहां कॉरिडोर में रख दे, क्या फर्क पड़ेगा? वहां भी रखेंगे तो यही आएगा, यहां भी रखा है तो यही। एवरीबॉडी, तो सिर्फ अगर हम मेन में काम कर रहे हैं तो हम डाटा को मेन के बाहर ग्लोबल कर दें या मेन के अंदर लोकल कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लोकल ग्लोबल का कंसेप्ट कब होगा, कब यूजफुल होगा? तब जब प्रोग्राम में फंक्शन की संख्या एक से ज्यादा होगी, तभी लोकल और ग्लोबल का एडवांटेज। क्लियर? ठीक है, ओके, ये हो गया। वॉइड मेन नाम है, फिक्स्ड नेम है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं, जो है सो है। यू कांट चेंज इट, यू कांट रीनेम इट। ओके, क्योंकि कंपाइलर जो लिखा गया है उसको सिर्फ एक ही नाम का बताया गया है, वो के नाम क्या है? मेन। तो आप इसे बदली नहीं कर सकते। तो ये प्री डिक्लेयर्ड है, प्री डिफाइंड नहीं है। प्री डिक्लेयर्ड है कि जब भी प्रोग्राम लिखा जाएगा उस फंक्शन का नाम क्या होगा? मेन। प्री डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रोल तो यूजर ना डिसाइड करेगा, प्रोग्रामर ना करेगा। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको मेन के अंदर क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है कि फैक्टोरियल निकालना है, कि परफेक्ट नंबर चेक करना है, कि नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है, कि एचसीएफ निकालना है, कि एलसीएम निकाल, ये हम डिसाइड ना करेंगे। तो कहता है प्री डिक्लेयर्ड है पर डिफाइंड आप अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे। एवरीबॉडी ठीक है? तो मेन नाम मेन ही होगा, इसका वर्क प्रोग्राम टू प्रोग्राम क्या करता जाएगा? वेरी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोग्राम जिसमें मेन फैक्टोरियल निकाल रहा है, दूसरा प्रोग्राम जिसका मेन क्या निकाल रहा है? फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर रहा है। मैं जितना पॉइंट बोल रहा हूं सब समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, तो ये मेन हो गया। मेन एक ब्लॉक फंक्शन है, इसलिए ब्लॉक है। ब्लॉक है तो ओपनिंग और क्लोजिंग से शुरू होगा, और गेट ch लास्ट में इसलिए लगाते हैं ताकि आउटपुट डॉस विंडो में पॉज रहे। ये इसका बेसिक। वाइड का मीनिंग सर क्या है?
void का मीनिंग void एक्चुअली डेटा टाइप है और इसको जेनरिक टाइप में रखा गया है। आगे पढ़ाया जाएगा, बताएंगे, जस्ट 1-2 क्लास में ही हो जाएगा। और इसका मतलब होता है कुछ नहीं, नल भी नहीं, नल तो एक वैल्यू है। इसका मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। मतलब void है तो फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, क्योंकि फंक्शन तो रिटर्न करता है ना। क्यू बेसिक में पढ़े थे कि जो नाम से फंक्शन बनाते थे उस नाम से एक वेरिएबल रखना पड़ता था, याद आ रहा है? ठीक है, इसमें वैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कहता है कि एवरी फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। तो अगर हम रिटर्न ही की जगह पे void डाल दिए तो हम तो कह रहे हैं कि तुम फंक्शन तो हो लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। तो void का मतलब होता है नथिंग। void means nothing. If you declare a variable using void, you can't store anything. Means nothing. Clear? ठीक है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसका पावर हम आगे पढ़ाएंगे पॉइंटर में। जेनरिक है ना, जेनरिक मेडिसिन सुने होंगे, डेक्सोना, ठीक है, प्रेडनिसोलन, सब डेक्सोना। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी बीमारी है, डेक्सोना भोग दो, 1 घंटा तक ठीक रहेगा, फिर ले जाओ हॉस्पिटल। डेक्सोना इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है। इसको जेनरिक बोला जाता है। क्या? जेनरिक मतलब एक ऐसा कोई ड्रग जो सब में काम आ जाए, एक ऐसा ड्रग्स जो सब में काम आ जाए, एक ऐसा एंटीबायोटिक जो सब में काम आ जाए, वो जेनरिक हो गया। नेचर, बिहेवियर, बाकी तो जेनरिक मेडिसिन और पता नहीं ये क्या होता है वो अलग है। मैं बिहेवियर वाइज जेनरिक समझा रहा हूं, मतलब एक ऐसा मेडिसिन जो सब में काम आ जाए, ठीक है। तो हमको नहीं उतना नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो जैसे डेक्सोना वगैरह के बारे में यही जानते हैं कि कोई भी बीमारी हो डेक्सोना चला सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसका साइड इफेक्ट भी है, हाँ, इसलिए कि डेक्सोना हाई इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत बीमार हैं और ऑलरेडी आपका शरीर कमजोर हो चुका है, इम्यूनिटी बूस्ट कराएंगे तो हो सकता है आप टें भी बोल दे, है ये नहीं है कुछ तो, ठीक है ये नहीं है। तो जो भी बचाने वाला, मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ भी था जिससे बचाया जा सकता है, वो भी डेक्सोना क्या कर दिया? खत्म कर दिया। पर मरता क्या ना करता, अंत में तो वही सब उपाय भी है, ठीक है। तो यहाँ जो void है ना, ये अभी है नथिंग, लेकिन ये बन जाएगा जेनरिक। मतलब कहेगा कि हम इंटीजर वैल्यू आएगा उसे भी समझेंगे, फ्लोट आएगा उसे भी समझेंगे, कैरेक्टर आएगा उसे भी समझेंगे, स्ट्रिंग आएगा उसे भी समझेंगे, क्योंकि मैं जेनरिक हूं। लेकिन अभी इसका पावर क्या है? नथिंग। अभी इसका क्या पावर है? नथिंग। इसका पावर जेनरिक कब होगा? जब हम इसे किसके साथ पढ़ेंगे? पॉइंटर चैप्टर के साथ। किसके साथ? पॉइंटर चैप्टर। क्लियर? ठीक है, तो इतना हो गया। इसको तो भेज दिया था ना जी, तो सबसे पहले भेजने वाला कार्य कर ले। हाँ